रूबरू देखने में तमाम दर्शकों को स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे दर्शकों, पिछली बार हमने आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब हरियाणा के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री जनार्दन द्विवेदी साहब से कराई थी। इस बार हम रूबरू कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा स्पेशल कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज हम आपको ले चलते हैं हरियाणा की तरफ। देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। हरियाणा की धरती अनेक क्रांतिकारियों के लिए मशहूर हुई है, लेकिन हरियाणा में एक छोटा सा कस्बा है बेरी, जिसको हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी कस्बे में से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगत शर्मा का जन्म हुआ। इस जमीन ने वक्त के साथ अनेक नेताओं को जन्म दिया और उनमें से एक नेता है जो वर्तमान हरियाणा सरकार के अंदर विधानसभा स्पीकर हैं और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यान जी से। कात्यान साहब, स्टूडियो पर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आपकी आमद को मद्देनजर रखते हुए ये शेर है कि हालात के प्यारे हाथों से जज्बात का रिश्ता जोड़ा है, आगाज तो कर बैठा हूं मगर अंजाम तुम्हीं पर छोड़ा है। कात्यान साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बीइंग आप सदन के अंदर पार्टी अध्यक्ष हो, क्या आप अपनी सरकार की मौजूदा कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो? इसमें ऐसा है शर्मा जी, जो स्पीकर होता है हरियाणा विधानसभा का, उसको सारी पार्टियां बराबर होती हैं, क्योंकि वो जो है स्पीकर हाउस का कस्टोडियन है, रूल्स एंड लॉ का कस्टोडियन है। वहाँ जो डिग्निटी और मर्यादाएं हैं उनका कस्टोडियन है। तो जिस हिसाब से आपने सवाल किया सरकार का, तो मेरी समझ के हिसाब से हरियाणा सरकार जो है उसकी नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है मुख्यमंत्री। और ऐसी बहुत सी चीजें जो घोषणा पत्र में भी नहीं थी, वो हरियाणा प्रदेश हर समुदाय के लिए हरियाणा की सरकार पूरा करने की कोशिश की है। जैसे 1600 करोड़ बिजली के बिल की माफी है। ये हिंदुस्तान में एक अपना एक बहुत बड़ा इतिहास जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बनाया है कि किसी ने 20 करोड़ माफ किए हैं, किसी ने 30 माफ तो हुए हैं पूरे देश में, लेकिन हरियाणा में जो जिसका बजट ही पीछे 3-4 साल तक 1800 करोड़ रहा, उस प्रदेश में से जिसकी पॉपुलेशन 2% है पूरे देश में, उस प्रदेश का 1600 करोड़ रुपए बिजली का बिल माफ करना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लिया है। उसके साथ साथ जो किसान की ताकत बढ़ाई है, जो फ्लोर रेट जब 2-2 लाख रुपए जब अधिग्रहण होता था किसान की भूमि का, उस टाइम कोई आदमी नहीं पूरे देश में मतलब नहीं चिल्ला इस तरह। किसानों ने तो प्रदर्शन किए कि भाई हमारी जमीन जो है सस्ते भाव में मिल जाए। तो जब इन्होंने देखा कि भाई सरकारी जमीन सरकारी नौकरी तो सबको दे दी था, क्योंकि बेरोजगारों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश में, और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार की नौकरियों के साथ साथ जो यहाँ दूसरी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ था, SEZ का कंसेप्ट था, कुछ प्रोग्राम ये लेकर बात आए थे। तो उसमें ये था कि भाई जिसमें 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई, उसमें भी लोगों को मतलब नहीं ये बातें गवारा उतरी। तो इस ढंग से मतलब जब SEZ आ रहे थे, इंडस्ट्रियां लगानी थी, तो उस बात को लेके किसान की जमीन जाएगी तो उसका फ्लोर रेट इन्होंने पहले तो तकरीबन 18-20 लाख रुपए पर एकड़ किया, और कल जो है इन्होंने उसका जो है 25 और 26 लाख कर दिया। कादिर साहब, ये तो हमने आपसे पूछा था मौजूदा सरकार के बारे में, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की पोस्ट न्यूट्रल होती है। तो अब आप हमें ये बताइए कि विपक्ष के बारे में, विपक्ष की कैसी भूमिका रही है इस सदन के अंदर? क्योंकि विपक्ष ने भी रोक लगाया कि उनकी बातचीत नहीं सुनी गई प्रॉपर। यहाँ इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में बताइए। इसमें ऐसा है
अगर कोई कुर्सी के प्रति किसी का विश्वास नहीं है तो उसको सदन में आने की आना ही नहीं चाहिए। पहले कुर्सी पर विश्वास होता है, क्योंकि सदन की गरिमा इसमें है कि सदन का कस्टोडियन, गार्जियन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर हर आदमी को, हर मेंबर, ऑनरेबल मेंबर्स को, सम्मानित सदस्य को बराबर की नज़र से देखता है। और मैंने वो मर्यादा कायम करने की कोशिश की है। और उस लाइन पे मैंने हर आदमी को टाइम दिया है। अगर आप ये देखोगे कि पहले तो लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, टाइम नहीं दिया जाता था अपनी बात कहने, लेकिन इस बार तो हमने मतलब तकरीबन कोई सदस्य, इवन सिंगल सदस्य ऐसा नहीं पूरे विधानसभा जो ना बोला। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, है जी। कुछ लोग, तकरीबन 25 लोग बजट पे बोले और 23-24 लोग गवर्नर एड्रेस पर बोले, बिल्स पर बोले, डिमांड्स पर बोले, एप्रोप्रिएशंस बिल पर बोले, कोई कॉल अटेंशन पर बोला और कोई, तो इस तरह से बातें उठी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता। हमने इवन जब ये कर रहे थे तो मैंने वॉकआउट करने की इनकी प्लान थी, क्योंकि इनके पास सदन में कहने के लिए कुछ नहीं था इन लोगों के पास, और ये वॉकआउट का बहाना ढूंढ रहे थे। नहीं तो मैंने खुद कहा है कि मैं हर मेंबर को टाइम दूँ, आप अपनी सीट पर जाइए। और जो INLD का वहाँ जो नेता है उसको 88 मिनट दिए, 88 मिनट बोलने का मौका दिया, लेकिन कुछ था ही नहीं उसके पास कहने। तो इस तरह से मतलब अगर कोई आदमी ऐसी बात करता है तो मैं क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं इस बात में नहीं जाता, लेकिन मैंने इस सदन में वो मर्यादाएं कायम करने की कोशिश की है जिस लोकतंत्र के लिए हजारों लाखों लोगों को फांसी तोड़ा गया था, हजारों लाखों लोगों को जो है यातनाएं सही थी, बहनों की चूड़ियां टूटी थी, माताओं की गोद खाली हुई थी देश की आज़ादी के लिए, और उनका सपना था कि इस देश में लोकतंत्र हो। उनका सपना था कि ये देश सुख, समृद्धि और शांति के रास्ते पर, दुनिया के नक्शे पर एक ताकत के रूप में उभर कर आए, और हम आज़ादी के माहौल में हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अपना सांस ले और आगे बढ़े। कादियान साहब, जैसे अभी अपने विपक्ष के बारे में कहा है, लेकिन मौजूदा जो सदन हुआ है इस बार उसका मेन मोटो था बजट। बजट किसी भी प्रदेश के लिए एक रीढ़ की हड्डी होता है। तो आप हमें ये बताइए कि जो बजट पेश हुआ है उस पर आपकी व्यक्तिगत क्या प्रतिक्रिया है, उससे वो बजट हरियाणा के लोगों के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में बताइए। इसमें समाधि जो बजट का जो स्वरूप है वो उसकी जो वार्षिक योजना है उससे पता लगता है। पीछे 2000 से लेके 2005 तक, 2004 तक तो 1800 करोड़ की वार्षिक योजना का बजट था। 2005 में पिछली सरकार ने दिया 2200 करोड़। इस सरकार ने पहले साल में 3300 करोड़, उसके बाद जो है अब जो बजट दिया है वो 5300, 3 times 300 इंक्रीज। ये शो करता है विद कोई कर नहीं लगाया गया। फिर 5300 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? 5300 करोड़ रुपए यहाँ से आ गया कि जैसे माइंस की ऑक्शन, पंचकुला की एक माइन जो पिछली सरकारों में 7 करोड़ से ज्यादा आगे नहीं गई ऑक्शन, और ये सरकार आते ही उसकी ऑक्शन 43 करोड़ हो गई। ये जो 36 करोड़ रुपए एक छोटी सी माइन, ये पंचकुला की जो रोडी गाड़ी की माइन, लहर की जो माइन है, तो
इस ढंग से वो लोग अपने लोगों को सारे ठेके, माइंस, दारू के ठेके, दूसरे ठेके सब अपने चहेतों को देते थे कमरे में बिठाकर, कोई बोली होती नहीं थी। अब इस मुख्यमंत्री ने, हरियाणा की सरकार ने एक ट्रांसपेरेंसी की, खुली टेंडर, खुली बोली थी, उसमें से टैक्स आया। आपका दारू के ठेके, दारू को मैं एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई मानता हूँ, लेकिन क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता तो उसको प्रॉपर लोगों को वो ठीक, तो उस हिसाब से इस सरकार ने उसकी ओपन बोलियां लगवाई। वो जो है मतलब 5% टैक्स की बढ़ोतरी, मतलब दारू की इसमें एक्साइज की बढ़ोतरी हुई 5 साल में 5%। इस सरकार ने आपने 17% कर दी, फिर 17% कर दी, तो इन्होंने तो 2 साल में 34-35% कर दी। तो ये पैसा यहाँ से जो टैक्स कंप्लायंस है उसको मजबूत किया है, और वहाँ से पैसा लेकर हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता का जो पहले लोग गलत इस्तेमाल करते थे उस पैसे को, उस पैसे का इन्होंने जनता की जो बधाई की स्कीम है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे जितने सामाजिक क्षेत्र हैं, बिजली का क्षेत्र है, और सब क्षेत्रों में एक जो हरियाणा आप कहते हो कि भी प्रदेश में नंबर 1 की दिशा में इस बजट के आधार पर मैं कह सकता हूँ वो जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। कादन साहब, जैसे हमने देखा कि हरियाणा के अंदर, दक्षिणी हरियाणा में अक्सर बिजली की कमी रहती है, बिजली और पानी की। इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या उपाय कर रही है, या इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के दिमाग में फ्यूचर के अंदर क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में बताइए। देखो, इसमें सरवाजी ऐसा है, बिजली एक जो है वो विकास का एक बहुत बड़ा साधन है, और आज की मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी है आम आदमी की, उसमें भी बिजली की जरूरत है। तो ये पिछले 40 साल बिजली की जनरेशन नहीं हुई, क्योंकि बिजली की जनरेशन आज जो हम कर रहे हैं वो तकरीबन 2000 मेगावाट है। 2000 मेगावाट का हमारा शेयर 4000 मेगावाट बिजली आज जनरेट हो रही है हमारी, और हमारी जरूरत है हरियाणा प्रदेश की 9000 मेगावाट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जी, और एग्रीकल्चर के सेक्टर में मतलब कनेक्शन लोगों को पेंडिंग पड़े हैं, और दूसरे मतलब जिस ढंग से डोमेस्टिक की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, पहले लोगों के घरों में पंखा भी नहीं था, आज एयर कंडीशनर है जी। तो इस तरह से बिजली की जो खपत है वो बढ़ती जा रही है। तो 9000 मेगावाट खपत के हिसाब से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक विजनरी मतलब सोच के तहत अपना 5000 मेगावाट की प्लान बनाई है, जिसमें 600 मेगावाट तो यहाँ यमुनानगर में, वो 300 मेगावाट तो नवंबर अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, 300 मेगावाट मार्च में आ जाएगी। फिर एक प्लांट जो है 1500 मेगावाट का झाड़ी जमा बन रहा है जी। एक प्लांट जो है इनका सिरसा में 19वें साल में है। एक गैस बेस्ड प्लांट जो है वो भी फतेहाबाद के नजदीक लाने इनकी प्लान है, लेकिन वो तो जो है एक मतलब तो इस ढंग से मतलब एक प्लांट जो है गैस बेस्ड का, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं एक साइन हुआ था टाटा से जो झज्जर के में बनना था। तो इस तरह से मतलब हम 2010 तक 5000 मेगावाट बिजली बनाकर मतलब चल रहा है। और हरियाणा प्रदेश की मैं तो ये तो नहीं कहता कि भाई 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन क्योंकि खपत की परसेंटेज बढ़ती जा रही है तो तकरीबन 20-22 घंटे बिजली हम, चाहे वो औद्योगिक का क्षेत्र है, चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, और चाहे डोमेस्टिक सेक्टर है, उसमें हमारी मतलब हम पूरा करेंगे। और आज के दिन भी जब आप कह रहे दक्षिणी हरियाणा में बिजली की कमी है, दक्षिणी हरियाणा में जहाँ तक फसलों की बात है, वो फसल चाहे गेहूँ की थी, चाहे चीनी की थी, किसान को बिजली, चाहे हमारी प्रोडक्शन कितनी थी, लेकिन किसान को बिजली हमने 8 घंटे दी और उसकी फसल को सूखने नहीं दिया है।
ये हरियाणा। कादन साहब, जैसे इस बार का जो सदन था, विधानसभा सत्र था, उसके अंदर बहुत से विधेयक पास हुए हैं। एक तो हुआ हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सेकंड हुआ है हरियाणा पुलिस एक्ट का संशोधन हुआ है, और थर्ड हुआ है हरियाणा रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी एक्ट का। इन तीनों के पास होने से हरियाणा प्रदेश के लोगों पर किस तरह का असर होगा, इसके बारे में बताइए। इसमें ऐसा है, ये तीनों जो है कई मतलब जैसे पुलिस का एक्ट आप बता दें, तो उसमें ये एक्ट अंग्रेजों के टाइम के हैं और वही रीति रिवाज सारे बात फंक्शनिंग परफॉर्मेंस चल रही है। तो गुड गवर्नेंस के लिए, क्योंकि किसी देश की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था उसका पहला वो है। अगर कानून व्यवस्था नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, नो इन्वेस्टर विल कम, है जी, कोई वहाँ पैसा लगाना ही नहीं चाहेगा। तो कानून व्यवस्था और उसके साथ बिजली, जो विकास के मतलब जो पैमाने हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी मतलब बहुत बड़े पैमाने हैं और इस बात को लेके काम आया है। तो इसमें देश की प्रगति में इसका बहुत बड़ा मतलब इसकी वो बनेगी। और आने वाला प्रदेश कानून व्यवस्था में भी, जब हरियाणा प्रदेश की गाड़ी जो है विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, जब जेलों की से जो है क्रिमिनल लोग जो है इस राज को चलाया करते, आज मतलब जिस ढंग से मतलब, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक पोजीशन जब क्रिमिनल और पॉलिटिकल लोग मिल जाते हैं तो आम जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। लेकिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उस क्रिमिनलाइजेशन को जिस ढंग से मतलब कर्म किया है और जिस ढंग से मतलब कानून व्यवस्था की बहुत मान्यताएं यहाँ पर कायम की हैं, तो ये जैसे एक्ट आया है तो इस हिसाब से भी प्रदेश जो है वो तरक्की पर जाएगा। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन और ये दूसरे एक्ट, इससे भी हरियाणा की जो है विकास होगा। इसमें कई बार जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से पंचायतों की ज़मीन गलत ढंग से जो है तो वो ट्रस्टों को और छोटी मोटी संस्थाओं को दे रखी है। तो इस ढंग से मतलब एक बहुत बड़ी एक लैंड स्कैंडल जो है वो पिछली सरकार में हुआ है और अब सारा का सारा जो है वो ये एक्ट बना के और एक ट्रांसपेरेंसी दी है ये हरियाणा के विकास में और जो पंचायतें हैं उनको मजबूत करने में इस कानून से जो है वो ताकत मिलेगी। कादर साहब, जैसे अब अंत में बीइंग आप सदन के विधानसभा अध्यक्ष हो, अपने एमएलएज को और हरियाणा प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो शर्मा जी इसमें यही है कि जैसे अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़े प्रधान राष्ट्रपति हुए हैं, दुनिया का बहुत ताकतवर देश अमेरिका, उसने जो अपने लोगों को कहा था कि भाई ये मत देखो कि मैं अपने देश से क्या ले सकता हूँ, हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ। तो अगर सच्चाई और ईमानदारी से हर आदमी अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाए, ईमानदारी से निभाए, तो अपने मतलब एक जो चरित्र है और जो वैल्यूज का डिजेनरेशन है उसको रोक कर प्रदेश की उसमें एकता के साथ जो है इस प्रदेश के विकास में अगर अपनी हिस्सेदारी करे और इस प्रदेश को जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का सपना है कि मैं इस प्रदेश को हिंदुस्तान में नंबर 1 का प्रदेश बनाऊंगा, दुनिया के नक्शे पर इसको मैं ले जाऊंगा और उसमें अपनी हिस्सेदारी करें और गरीबी और गुर्बत और दूसरे ऐसा है लोगों की उसमें मदद के लिए आगे आए ताकि देश आगे बढ़े। तो प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान। अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात एक और मौजूद शख्सियत से कराएंगे। तब तक लिए स्वास्थ्य शर्मा को इजाजत दीजिए और डॉक्टर साहब स्टूडियो पर आने पर एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।